सुमन कई सालों से सब्जी बेचने का काम कर रही थी, पर इस काम से उसका और उसकी 7 साल की बेटी पिंकी का गुजारा नहीं हो पा रहा था। सुमन के पति किशोर की मौत 5 साल पहले एक सड़क हादसे में हो गई। सुमन के ससुराल वालों ने तो किशोर की मौत के बाद ही उससे मुंह मोड़ लिया था और अब तो मायके वाले भी साथ छोड़ रहे थे। भैया भाभी, आप लोग शहर क्यों जा रहे हो? क्यों ना जाएं हम शहर? यहाँ गांव की जिंदगी में रखा है क्या सिवाय जिम्मेदारियों के। सुमन समझ गई थी कि उसकी भाभी का इशारा उसी की तरफ है। दरअसल उसका भाई सुरेश और भाभी मीना उसके घर से थोड़ी ही दूर रहते थे। सुरेश एक ढाबा चलाता था जो काफी अच्छा चल रहा था, इसलिए वो कभी कभी सुमन की कुछ मदद कर दिया करता। लेकिन ये बात उसकी पत्नी मीना को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मीना के जोर देने पर ही अब सुरेश गांव छोड़कर शहर जा रहा था। अरे सुमन, तू अपनी भाभी की बात का बुरा मत मानना। ये तो इस घर की बात कर रही है। दरअसल ये घर काफी पुराना हो गया है। इसकी देखभाल मुश्किल है और खर्चीली भी। और फिर अगर बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे तो क्या होगा। अगर शहर जाएंगे तो बच्चों को अच्छे स्कूल में भी पढ़ा पाएंगे। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं गांव तो छोड़कर जा रहा हूँ, पर तुम्हें और पिंकी को नहीं, तुमसे मिलने आता रहूंगा। सुरेश की बात सुन मीना को गुस्सा आ जाता है और वो एक बार फिर सुमन को सुनाते हुए कहती है। हाँ हाँ, सबका ठेका तुम्ही ने तो लेकर रखा है, पूरे गांव को ही अपना बना लो तुम। इतना कहकर मीना वहां से चली जाती है। सुमन अपनी आंखें पोंछते हुए सुरेश से कहती है। कोई बात नहीं भैया, अब भाभी और बच्चों का ख्याल रखना और खूब तरक्की करना। सुरेश सुनीता की मदद करना चाहता था, लेकिन इसकी वजह से वो अपने घर में कलेश भी नहीं चाहता था। उसने कई बार मीना को समझाकर देख लिया था, लेकिन वो बदलने को तैयार नहीं थी। उसने जाने से पहले कुछ पैसे सुमन के हाथ में रख दिए। नहीं भैया, रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है। सुरेश सुनीता को चुप रहने का इशारा करता है, लेकिन तभी वहां मीना एक पुराना बक्सा लेकर आ जाती है। ले लो, बस ये आखिरी बार है, फिर कुछ नहीं होगा। शहर में हमारे बहुत खर्चे हैं और ये तो माँ जी का सामान है। अब मैं इसे तो शहर नहीं लेकर जा सकूंगी, तो इसे भी अपने साथ ही ले जाना। मीना उस संदूक और पुराने कपड़ों को जमीन पर डाल देती है, जैसे किसी नौकर को दे रही हो। लेकिन सुमन इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती। वो फौरन जाकर अपनी माँ के कपड़ों को उठा लेती है और रोते हुए कहती है। हाँ भाभी, ये सब मेरे बहुत काम के हैं, मुझे लगेगा माँ मेरे साथ है। सुमन की बात सुन मीना वहां से चली जाती है। फिर सुमन वो सारा सामान और सुरेश के दिए पैसे लेकर वहां से वापस अपने घर आ जाती है। तब उसकी बेटी पिंकी उससे कहती है। माँ, ये नानी का है, इसे खोलो ना, मुझे देखना है, क्या पता इसमें मेरे लिए कोई खिलौना ही हो। सुमन मुस्कुराती है और फिर पिंकी के साथ मिलकर वो बक्सा खोलती है। संदूक में काफी कुछ था, लेकिन सारी चीजों पर धूल चढ़ी हुई थी। सुमन एक एक करके सारा सामान बाहर निकालकर उसे देखने लगती है। तभी उसे अपनी माँ की एक पुरानी डायरी मिलती है। अरे, ये तो माँ की डायरी है, मुझे याद है, माँ ने इसमें मेरे लिए सब कुछ लिखा था। माँ, इसमें नानी ने क्या लिखा था, मुझे भी बताओ ना। बेटा, तुम्हारे नाना और नानी यानी मेरे माता पिताजी का इस गांव में बहुत बड़ा ढाबा था, वो दोनों उसे मिलकर चलाते थे। अच्छा माँ, यानी जो मामा जी चलाते थे वो ही ढाबा ना? हाँ बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारी नानी बहुत अच्छा पाव भाजी बनाती थी। वो जब भी पाव भाजी बनाती उसकी खुशबू से सारा गांव खींचा चला आता था। माँ अपनी पाव भाजी अलग अलग तरीकों से बनाती और इस डायरी में लिख देती थी। माँ, फिर तुमने नानी से पाव भाजी बनाना क्यों नहीं सीखा? क्या नानी ने तुम्हें नहीं सिखाया? पिंकी की बात सुनकर सुमन उदास हो जाती है। असल में सुमन को बचपन में खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी माँ जब भी उसे मदद के लिए बुलाती, वो कोई ना कोई बहाना बना देती।
सुमन, बेटी सुमन इधर आ, मेरी पाव भाजी का मसाला पीसने में थोड़ी मदद कर दे। माँ, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ। वो असल में मुझे ना अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना है। ये लड़की भी ना मेरी कभी नहीं सुनती। चलो कोई नहीं, बड़ी होकर सब सीख जाएगी। और वैसे भी मैंने सब कुछ इस डायरी में भी तो लिखा है। क्या हुआ माँ, तुम कुछ तो बोलो, इतनी चुप क्यों हो? हाँ, मैं अब बनाऊंगी बेटा, मैं बनाऊंगी पाव भाजी, बिल्कुल जैसी तेरी नानी बनाया करती थी। और इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम मेरी मदद करोगी ना बेटा? हाँ माँ, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। सुमन सबसे पहले डायरी खोलकर खूब अच्छे से उसे पढ़ती है और फिर सुरेश के दिए पैसों से पाव भाजी बनाने का सारा सामान खरीद कर लाती है। वो डायरी से पढ़कर सब कुछ उसी के हिसाब से बनाती है, जैसा उसकी माँ बनाया करती थी। उसने कुछ भी बना बनाया नहीं खरीदा, बल्कि सब कुछ खुद बनाया। सारे मसाले सुखाकर खुद अपने हाथों से पीसे, पाव भी खुद ही बनाए और सब्जी भी एकदम ताजा इस्तेमाल की। फिर शाम को उसने अपने ठेले पर सब्जियों की जगह पाव भाजी बेचना शुरू कर दिया। पिंकी भी इस काम में उसकी पूरी मदद कर रही थी। काकी देखो, मैंने बिल्कुल माँ जैसी पाव भाजी बनाई है, जैसे पहली माँ बनाया करती थी। सुमन, तूने ये काम कब शुरू किया? तेरी माँ के हाथों की पाव भाजी खाने के लिए तो सारा गांव ही चला आता था। ला, मुझे भी एक प्लेट दे दे, मैं भी तो देखूं तूने क्या सच में अपनी माँ जैसी पाव भाजी बनाई है। सुमन फौरन एक पाव भाजी की प्लेट लगाकर अपनी पड़ोसन मुन्नी को दे देती है। मुन्नी उसे खाते समय कुछ नहीं कहती। फिर उसके बाद वाह वाह, क्या स्वाद है, बिल्कुल कमला जैसी पाव भाजी बनाई है तूने, एकदम मजा आ गया। ला, मुझे 6 प्लेट पैक कर दे। घर वाले तेरी पाव भाजी खाएंगे तो उनकी भी तबीयत बिल्कुल खुश हो जाएगी। मुन्नी से पाव भाजी की इतनी तारीफ सुन सुमन बहुत खुश हो जाती है और फटाफट उसे पाव भाजी पैक कर कर दे देती है। धीरे धीरे सुमन के पास और भी ग्राहक आने लगे और सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही सुमन की सारी पाव भाजी बिक गई। माँ, ये तो कमाल हो गया, 2 घंटे में ही सारा ठेला खाली हो गया। जब हम सब्जियां बेचते थे तो हफ्ते भर में भी ठेला खाली नहीं होता था। हाँ बेटा, ये सब तो मेरी माँ का कमाल है। चल अंदर चल, कल के लिए भी तो तैयारियां करनी है। सुमन और पिंकी मिलकर पाव भाजी बनाने लगे और धीरे धीरे सारा गांव उनका ग्राहक बन गया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब सुमन को किसी बात की चिंता नहीं थी। सुमन की ठेले की जगह अब गांव में एक बड़ी पाव भाजी की दुकान थी, जैसा कभी उसके माता पिता की हुआ करती थी। इतना सब होने के बावजूद भी सुमन ने मेहनत करना नहीं छोड़ा, बल्कि वो तो अपनी पाव भाजी में नए नए बदलाव कर रही थी, जिससे लोग खूब पसंद कर रहे थे।